नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की गई। दरअसल ये मांग कोई नई नहीं है। 11 साल पहले भी राबड़ी देवी ने इसकी मांग की थी कि लालू प्रसाद यादव भारत रत्न पाने के लायक है। और आज जिस नेता ने पोस्टर लगाया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद ने वंचितों शोषितों के मुंह में आवाज दी है। संविधान में सबको बराबर हक मिलने के बावजूद कई लोग बोलने में डरते थे, आवाज नहीं निकाल पाते थे। लालू प्रसाद ने वैसे वंचितों और शोषितों के मुंह में आवाज भरी है। सवाल यह है कि ये मांग सिर्फ आरजेडी की तरफ से ही नहीं किया गया। कुछ दिन पहले जेडीयू के तरफ से भी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन जैसे ही आरजेडी ने इसकी मांग की, बीजेपी जेडीयू सबने मिलकर के करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई लालू प्रसाद भारत रत्न के हकदार हैं? बिहार पॉलिटिक्स के लिए लालू प्रसाद का कंट्रीब्यूशन क्या है? गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए लालू प्रसाद का कंट्रीब्यूशन क्या है? और लालू प्रसाद दूसरी तरफ सजा याफ्ता भी है। ऐसे कई सवाल हैं। चारा घोटाले के मुजरिम भी हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कहा जाता है दबे कुचले वंचितों और शोषितों के मुंह में उन्होंने आवाज भरी, उन्हें ऊंचा उठाया, मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया। तो कई ऐसे तर्क पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आरजेडी का आधार क्या है। लेकिन आइए पहले उससे सुनते हैं कि जेडीयू और बीजेपी इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है। भारत रत्न जैसा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी लज्जित हो गया होगा। अरे लालू जी तो अनमोल रत्न है। कैदी नंबर 3351 होटवार जेल के रत्न, बेउर जेल के रत्न, सीबीआई के रत्न, ईडी के रत्न, परिवारवाद के रत्न, कब्रिस्तान की घेराबंदी जैसे आरोप लगने वाली पार्टी के रत्न, वक्फ की संपत्ति पर विकास नहीं करने वाले जैसे रत्न है माननीय लालू प्रसाद जी। तो रत्न के तो ये ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है। तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। अपनी तुलना जननायक कर्पूरी ठाकुर से किया जाना जगहसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। लालू यादव जी के लिए भारत रत्न का मांग इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार की कई पीढ़ियों को गर्दिश में धकेलने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको कि बिहार से बाहर उद्योगपतियों को खदेड़ने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए बिहार में नरसंहारों के लिए? बिहार में लालू जी नरसंहार करवाया था ना, इसके लिए कहीं कोई भारत रत्न जैसे सम्मान मिलते हैं क्या? दरअसल लालू जी के लिए भारत रत्न का मांग करना भारत रत्न जैसे सम्मान का भी अपमान करना है। इसे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। ये मानसिक दिवालियापन का परिचायक है कि लालू जैसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग की जाती है। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी दोनों लालू प्रसाद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्या लेकिन लालू प्रसाद को भारत रत्न की मांग करने के विरोध में भले ही ये दो विपक्षी दल जो कि लालू प्रसाद के विपक्षी खेमे में हैं, वो इस तरह की बात कहते हैं, उसमें कितना दम है, उसमें कितना आधार है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 33 साल से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के एक धुरी रहे। उनके विरोध में या उनके पक्ष में ही मतदान होता रहा है। लालू प्रसाद यादव जब से मुख्यमंत्री बने, ये सच है उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। ये भी सच है कि कई नरसंहार हुए, दंगे फसाद हुए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लालू प्रसाद को इस बात का क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने वंचितों शोषितों के मुंह में आवाज दी, उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया, सत्ता के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद की तुलना कर्पूरी ठाकुर से हो सकती है?
और नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि वो अपनी जग हसाई स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर पे कहीं कोई बेईमानी का दाग नहीं है। कर्पूरी ठाकुर इस वजह से जेल नहीं गए। तो कई पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हैं, जयंत जिज्ञासु जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास ही जाना चाहूंगा, क्या ये भारत रत्न की मांग आरजेडी की मांग है या आरजेडी के किसी एक व्यक्ति की मांग है? इससे पार्टी सहमत है या नहीं है? ये तो पार्टी आरजेडी नहीं, सॉरी, मैं जैन जिज्ञासु जी के पास जा रहा हूं। प्रियदर्शी रंजन जी मैं आऊंगा, मैं जैन जिज्ञासु जी के पास जा रहा हूं। देखिए, लालू प्रसाद जी को गुदरी का लाल कहा जाता है और मैं उन्हें बहुत ही अदब के साथ आबरूए सियासत कहता हूं। और वे हृदय रत्न तो हैं ही और भारत रत्न के हकदार तो हैं ही, लेकिन मोहताज नहीं है। और हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हमारे समर्थक अपनी भावना का प्रकटीकरण इस तरह से करते हैं, लेकिन जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने तब भी कहा जब कर्पूरी जी को, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया, कि हम तो ये भी चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम को दिया जाए, वीपी सिंह जी को दिया जाए, बाबू जगदेव को दिया जाए और इन सबसे भी पहले डॉक्टर लोहिया को दिया जाए जो इस देश के मौलिक चिंतक थे। और हम 7 अगस्त 2023 को स्वयं मैंने, तब जबकि कर्पूरी जी को दिया भी नहीं गया था, न चौधरी चरण सिंह जी को, मैंने कहा था कि जनता दल की सरकार नहीं होती तो क्या डॉक्टर अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न उस वक्त मिल पाता। और अगर कभी दोबारा हमारी सरकार बनी तो हम डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, SM जोशी, मधु लीमय, BN मंडल, ताऊ देवीलाल, लोकबंधु राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, BP मंडल, मधु दंडवते, करुणानिधि, काशीराम, जयपाल सिंह मुंडा, अन्ना दुरई, भूपेश गुप्ता, कयूम अंसारी, KR नारायणन, बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, SR बोमई, NT रामाराव, जयपाल रेड्डी, अर्जुन सिंह, श्री चंद्रशेखर, नेताजी मुलायम सिंह, शरद यादव, रामविलास पासवान जी और सोनिया गांधी को भारत रत्न देंगे। मैंने उस समय भी अपने नेता का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये हम अपने ओर से नहीं कह रहे, ये पूरे देश का जनमानस लालू प्रसाद जी को जिस रूप में देखता आया है, वो ये समझता है कि जैसे महात्मा गांधी अपने वक्त की उपज थे, वैसे ही लालू प्रसाद जी भी एक खास राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में उभरते हुए जननायक के रूप में लोगों का दिल जीता। जहां लोगों को वोट डालने में परेशानी होती थी, वहां बिहार में लोकतंत्र को बहुत गहरा जमाया। और इससे कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने हमेशा दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। जैसे गांधी जी कहते थे, करो या मरो, ताकि इस देश को स्वतंत्रता मिल सके, यह देश स्वाभिमान के साथ चल सके, वैसे ही लालू प्रसाद जी ने भी आह्वान किया था, पढ़ो या मरो, भले थोड़ा आप कष्ट में रह लेना, लेकिन अपनी पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को जरूर शिक्षा दो। कहते थे, जन्म दिया तो शिक्षा दो, गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे और इसीलिए उन्होंने इस बिहार में 7 विश्वविद्यालय कायम किए, 6 स्वयं, 1 राबड़ी देवी जी ने, सर्वाधिक प्राथमिक विद्यालय खोले, सबसे ज्यादा ब्लॉक बनाए, सबसे ज्यादा जिला बनाया उन्होंने, और बिहार को लगातार प्रगति के पथ पर लेकर गए। श्री बाबू के बाद, हम श्री बाबू के लिए भी हाल ही में तेजस्वी जी ने मांग की कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार को एक नई राह दिखाई। तो उनके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे और 4 ही मुख्यमंत्रियों को यह एजाज हासिल है, श्री बाबू, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी और नीतीश कुमार जी। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं और लालू प्रसाद जी का मूल्यांकन अपने अपने पूर्वाग्रहों के साथ कर रहे हैं, वो स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी के लिए इनकी पार्टी नहीं मांग की और हम लोगों के नेता ने तो कभी नहीं कहा।
हमारी पार्टी में कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ समर्थक हैं, उन्होंने जरूर इस बात की मांग की और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद जी को स्वयं कोई भी सरकार होगी उनको भारत रत्न देगी, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा, आपको मोहताज नहीं है वो। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। मतलब वो मोहताज नहीं है, हकदार हैं, ऐसा आप मानते हैं, लेकिन ये पार्टी की मांग नहीं है, उनके समर्थकों की मांग। सारे समर्थक हैं, उनके समर्थकों की मांग है, ये पार्टी की मांग नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारी पार्टी की मांग होती तो हमारी पार्टी की ओर से कोई प्रेस विज्ञप्ति आप तक पहुंचती, अखबार में बयानात होते। लेकिन लालू जी का कद इन बातों से कहीं ऊपर है। लालू जी ने इस देश के लोगों के दिलों में घर किया है और मैं समझता हूं ये किसी भी सम्मान से ज्यादा बड़ा सम्मान है, ज्यादा बड़ा सम्मान है। चलिए, आपकी समझ पे मैं सवाल उठा नहीं सकता हूं, लेकिन इस पे वाद विवाद तो हो ही सकती है। मेरा सीधा सवाल है प्रियदर्शी रंजन जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला, क्या आप सहमत हैं इस बात से प्रियदर्शी रंजन जी? देखिए, जिस आधार पर भारत रत्न की मांग हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार के लिए हो या लालू प्रसाद यादव के लिए हो, उन मांग में के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो सोशल जस्टिस का है। सामाजिक न्याय के आधार पर बिहार में लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, लालू यादव के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी। लेकिन सवाल बड़ा है, तर्क तो है, तर्क आरजेडी के लोग दे रहे हैं कि लालू यादव के शासनकाल में, राबड़ी देवी के शासनकाल में सोशल जस्टिस हुआ। लेकिन सोशल जस्टिस का क्या पैमाना सिर्फ आवाज देना है? क्योंकि सोशल जस्टिस की पूरी परिभाषा आप देखेंगे जो अमर्त्य सेन या फिर जॉन रॉल्स जैसे विद्वानों ने जो दिया है, उसमें लैंगिक विषमता है, जातिगत विषमता है, नस्लीय है, आर्थिक भेदभाव का खात्मा है, ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं उसके उद्देश्य में। लेकिन लालू यादव या नीतीश कुमार हों, दोनों क्या इन तमाम पैमानों पर, सोशल जस्टिस के तमाम पैमानों पर खरा उतरते हैं जिसके आधार पर ये मांग कर रहे हैं? हालांकि भारत रत्न के लिए कोई पैमाना नहीं है, वो विवेकीय अधिकार है राष्ट्रपति का कि वे किसे देते हैं और किसे नहीं देते हैं। लेकिन जिस आधार पर मांगा जा रहा है वो तर्क बहुत ठोस नहीं है। अगर आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो सिर्फ आप जातीय द्वेष और विद्वेष की बात होगी वहां पर, और जातीय द्वेष और विद्वेष में भी अगर आप कहेंगे कि हमने जाति के आधार पर लोगों को जस्टिस दिया तो उसमें खून खराबा भी शामिल है। लोमहर्षक बिहार का इतिहास लालू यादव के शासनकाल के दौर को कैसे कोई भूल सकता है? उनके घोटालों को भी याद किया जाएगा। चाहे अभी आरजेडी के प्रवक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं, बधाई के पात्र हैं, आरजेडी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ रखते हैं। बावजूद मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आप चरवाहा विद्यालय को ऐसा मैं पहले 2 बार बोल चुका हूं, उसके बाद ये बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा है। अच्छा नहीं तो इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल खुला लेकिन शिक्षा व्यवस्था कहां है? जिन लोगों के लिए आप शिक्षा की मांग कर रहे हैं उनको आंकड़े के लिहाज से आप देख लीजिए कि उनकी शिक्षा कहां चली गई है। चलिए फिर डिटेल में जाएंगे। एक और पैनलिस्ट हैं, उनसे भी पूछ लें। क्या डॉक्टर संजय, लालू प्रसाद यादव, क्या आपको लगता है कि वो भारत रत्न के हकदार हैं? देखिए, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति रत्न है, पहले तो इस बात को समझना होगा। ठीक है, समीक्षा होती है उनकी और इतिहास उनकी समीक्षा करता है, क्राइटेरिया क्या है नहीं है वो सबको पता है। इसी बिहार की मिट्टी से एक व्यक्ति निकले, शहनाई बजाना उन्होंने शुरू किया और पूरे वैश्विक पटल पर केवल एक चीज आती थी उनको, शहनाई बजाना, और उस बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न की उपाधि मिलती है। तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि उनके पक्ष क्या रहे हैं, जो उजले पक्ष क्या रहे हैं, काले पक्ष क्या रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनके समर्थक को लगता है कि हमारे नेता, हमारे जो रहनुमा थे, उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए, तो इस अधिकार से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार के लोग मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है, और लालू प्रसाद जी के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है। भारत रत्न की मांग करना, और इतिहास उसकी समीक्षा करता है। लेकिन सवाल है, जेपी के गर्भ से निकले हुए ये दोनों नेता हैं, संपूर्ण क्रांति का नायक
74 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलता है, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। और उस व्यवस्था परिवर्तन में निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी थे, उस व्यवस्था परिवर्तन में नीतीश कुमार जी थे। बाद में ठीक है, इनकी यात्रा व्यवस्था से सत्ता की तरफ हो गई, लेकिन मूल्यांकन होता है। जेपी को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला, इतिहास ने उनकी समीक्षा की और लोगों ने माना कि हाँ ठीक है, वो हकदार थे, सत्ता को उन्होंने चिमटे से भी नहीं छुआ और जेपी को भारत रत्न मिला। मैं 2 उदाहरणों की बात कर रहा हूं। मैं तीसरा उदाहरण कि चूंकि राजनेताओं की बात हो रही, कर्पूरी जी की बात हो रही, समग्रता में अगर मूल्यांकन कोई भी व्यक्ति करे तो समग्रता में मूल्यांकन होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने जो दिया इस राज्य को, अब कई कहानियां हैं, वो लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन सोचिए कि न कोई अपना उनका घर था, न उन्होंने अपने बच्चों का किसी से परिचय कराया कि तुम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हो। कहा जाता है कि अपनी बेटी की शादी में भी किराए के एम्बेसडर से वो गए थे और वो शादी कैसे हुई उसमें उन्होंने बताया था अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कि इसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी की शादी। तो ठीक है, अलग अलग आयाम रहे हैं, अलग अलग कालखंड रहे हैं, अलग अलग मूल्यों के साथ लोग जीते रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की एक घटना मैं बता रहा हूं किस तरह से वह इन चीजों से, एक बार उनके पिताजी को किसी ने मार दिया और उस समय वो मुख्यमंत्री थे और जिलाधिकारी के पास ये बात गई, लगा कि मुख्यमंत्री के पिताजी की बात है, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में वो आगे आएंगे। और कर्पूरी जी ने कहा था कि भाई हमारे पिताजी को मार दिया, ये तो सही बात है कि नहीं पीटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनकी रोज पिटाई इस बिहार में होती है। क्या सबके लिए हम लोग कोई निर्णय ले पाते हैं, उनको दंड दे पाते हैं? अगर उनको दंडित हम नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरे पिताजी हैं इस वजह से हम किसी को दंडित करेंगे? ये वो स्तर था, मूल्यों का ये स्तर था, न कोई प्रतिशोध था, न कोई बदले की भावना थी। तो मैं मानता हूं कि चीजों को उस रूप में देखा जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ने आवाज दी है, मुखरता के साथ कोई बात रखी है, कोई व्यक्ति उस कालखंड में बदलाव के वाहक रहे हैं, तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। चीजों को केवल नकारात्मक पक्ष से चीजों को नहीं ढक देना चाहिए। अगर सकारात्मकता है, मैंने तो उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति इसी बिहार की मिट्टी में पैदा हुए, ठीक है, वो बनारस में अपने नहीं, ठीक है, आप फेयर एनफ आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उस कसौटी पर परख भी नहीं रहा हूं, मैं आपका व्यू पॉइंट ले रहा हूं और मैंने इसीलिए सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं उनसे पूछा भी कि ये पार्टी की मांग है या समर्थकों की मांग है। तो इनका कहना था कि वो हकदार हैं, मोहताज नहीं है, लाखों प्रशंसक ऐसी मांग करते हैं, अगर पार्टी मांगी होती तो आपके पास प्रेस विज्ञप्ति आ चुका होता। हमारे साथ जीएम शाहीन साहब भी जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी होता है और बहुत तरीके से होता है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में भी एनालिसिस होगा और बहुत तरह की बात होगी और लोग करते भी। एक ने पिछड़ों को आवाज दी तो उसी में से एक ने अति पिछड़ा ढूंढा और अति पिछड़ा ढूंढा तो उनके लिए आरक्षण भी बढ़ाया। एक बड़ा फर्क जो नजर आता है डॉक्टर संजय, वो बड़ा फर्क नजर आता है कि एक पे बहुत आरोप लगते हैं कि उन्होंने उनके राज्य में बहुत पलायन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, बहुत लोग निकले, उनके राज को हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, इस तरह की बहुत सारी बात थी। हमारे साथ जीएम शाहीन साहब आए हैं, मैं उनसे भी पहला कमेंट ले लूं। लालू प्रसाद जी के लिए भारत रत्न की मांग को आप किस तरीके से देखते हैं शाहीन साहब? जो बैठे हैं यहाँ पे वो इस बात को बताए जरा, क्या ये बात कहीं माने रखती है आज की डेट में? भारत रत्न की जी जब आप बात करते हो, आप पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए, आप किनको भारत रत्न देते हैं? आप ये जानते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर लगे, इनके
मामलात खराब हुए, अभी भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो किस चीज पे आप भारत रत्न का जो है, ठीक है कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्या ये लॉजिक बनता है? क्या ऐसे 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 व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए? क्या ये किसी जगह उस जुम्मे में आ रहे हैं क्या? तो ये कोई लॉजिक जब है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता, जब आपके खिलाफ केसेस लगे हुए, जब पार्टी के खिलाफ केसेस लगे हुए हैं, अभी अभी जेल होकर आए हुए हैं, तो कैसी ये पॉसिबल, ये कौन सी बात है? और क्या देश इसको मानेगा? और इसके बारे में देश क्या कहेगा? ऐसे व्यक्ति को अगर हम भारत रत्न देने लगे, फिर तो लाखों की तादाद में जिनके केसेस भी चल रहे हैं और भारत रत्न की डिमांड भी आप कर, नहीं, सिर्फ केसेस ही नहीं चल रहे हैं, उस तरीके से तो वो सजा याफ्ता भी हैं। सजा याफ्ता है। जब भारत रत्न की बात कहते हैं कि जो व्यक्ति देश के लिए जिन्होंने बड़े काम किए हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना रहा हो, जब भी हम लोग किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। अभी आपकी बात अभी बता रहे थे जंगल राज, वो तो दूर की बात है, वो तो किसने क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए कि ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, एफआईआर लगी हुई है, सजा याफ्ता है। ये तो एक मजाक हो गया भारत रत्न। कोई बात है क्या? ये लॉजिक है? ऐसी चीजें क्या माने रखती है क्या? चलिए, मुझे कहां पहुंचा है? क्या यहाँ पे हम लोग भारत रत्न की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मुझे लगता है जैन जिज्ञासु आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। भारत रत्न का वैल्यू है और भारत रत्न उसको मिलना चाहिए जो कि सजा याफ्ता नहीं है, जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, केसेस नहीं है। तो उस लिहाज से देखें तो आपके नेता बिल्कुल हकदार नहीं है। जेडीयू मानती है और भी हमारे एक पैनलिस्ट हैं वो ऐसा कह रहे हैं। जैन जिज्ञासु जी, ये सच है, मैं भी ऐसा मानता हूं कि उन्होंने आवाज दी और सही बात है, बड़ा तबका है, बड़ी संख्या है जिनके मुंह में उन्होंने आवाज दी, उनको एक कहते हैं उनका आत्मबल बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि बिहार में लॉलेसनेस भी था, हाईकोर्ट ने उनके राज को जंगल राज भी कहा, बहुत सारे नरसंहार भी हुए, कम्युनल राइट्स भी हुए और वो सजा याफ्ता भी हैं। तो क्या इस तरह के व्यक्ति को आपको उचित लगता है कि उसको भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, सामाजिक न्याय की जो पूरी अवधारणा है वो आरक्षण से कहीं ऊपर की चीज है और न्याय को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको संपूर्णता में ही देखा जाना चाहिए। और यह आत्महीनता से आत्मबल की यात्रा है। मैंने कई बार कहा कि सामाजिक न्याय का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न है। इंसान को इंसान समझा जाए, इसके लिए किया जाने वाला जद्दोजहद है। और बिहार में एक उत्तर लालू पूर्व बिहार और एक उत्तर लालू युग जो है, इसी रूप में बिहार को लोग देखते रहे, चाहे वो शासन सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। उनके समर्थकों की न तो मोहब्बत कम होती है, न उनके विरोधियों की घृणा उनके लिए कम होती है। और ऐसा है क्यों? आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और कई साथियों ने कहा भी कि भाई उन्होंने वंचितों को आवाज दी, लेकिन क्या यह काफी था? मैं तो ये कह रहा हूं कि लालू प्रसाद का डेवलपमेंट का मॉडल कोई ढिढोरावादी मॉडल नहीं था, उसका डंका पीटा जाए। ये डेवलपमेंट फॉर ऑल था और ये उनके कामकाज से रिफ्लेक्ट होता है। जो लोग टिकट दिए जाने के बावजूद नहीं जीत पाते थे, समाज के वैसे वर्ग के लोगों को वो विधान परिषद भेजते थे और राज्यसभा भेजते थे। और किस तरह से न्यायिक चरित्र उनके अंदर था, उसका अंदाजा इस बात से आप लगाएंगे कि उनके पहले कार्यकाल में 28 अगड़ी जाति के लेजिस्लेटर्स जीत के आए, 28 में उन्होंने 18 को मंत्री बनाया। लेकिन उनके बारे में ये बात कहीं प्रचारित होते हुए आप नहीं देखेंगे। 63 पिछड़े जीत के आए तो उनमें 31 को मंत्री बनाया, पिछड़े अति पिछड़े में। 12 मुसलमान में 8 को मंत्री बनाया, 22 दलित में 11 को मंत्री बनाया, 2 आदिवासी जीत गए, दोनों को बनाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई आधार है भारत रत्न पाने का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार उन्होंने चलाई कैसे। और राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनावों में भी दलितों आदिवासियों को 17% और अति पिछड़ों को 28% आरक्षण दिया।
कि हम हर वर्ग से नेतृत्व को उभारना चाहते हैं। और मुझसे पूछिएगा तो मेरा ख्याल है कि बिहार में 2 ही जननेता हुए जिनके पीछे जनता लामबंद होती थी बड़े पैमाने पर, एक कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरे लालू प्रसाद जी। और जब भी बिहार में रीढ़ वाले राजनेताओं की कोई लिस्ट बनेगी तो उस फहरिस्त में लालू प्रसाद जी का नाम टॉप पर दिखाई पड़ेगा। एक पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने लाया, और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को लैंगिक न्याय के दायरे में परिभाषित करना। इटली जैसे देशों में, बहुत सारे सूबों में अब जाके उस पर बात होती है, स्पेन में, लेकिन लालू प्रसाद जी ने 1992 में ही कामकाजी महिलाओं के लिए 2 दिन का विशेषावकाश दिया, ताकि मेंस्ट्रुएशन के दिनों में जो उनको एक अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है वो नहीं दे। ये कोई वही आदमी सोच सकता है जिसके अंदर सच में जो साधारण जिंदगी है रोजमर्रा की, उसको करीब से देखने और महसूस करने का कोई अंदर में करुणा हो, भावना हो। और लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे, लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि इसी बिहार में महिला ढोने वाली जो प्रथा थी अमानुषी, उसको गैर कानूनी बनाया। ठीक है। और दूसरा, नहीं, वकील साहब मेरी बात नहीं, बीच में आप इंटरप्ट नहीं कीजिए। नहीं, आपसे शाहीन साहब आपसे जवाब लेंगे, आपसे आपके पास आ रहे हैं। और कानून की व्याख्या करना अपने तरीके से आपका काम है, ये हर मुवक्किल को डिफेंड करना। मेरे नहीं, वो देखिए, वो बात हो रही है, आप हाँ, पंकज जी, उनको पूरा मौका देंगे, नहीं, किसी भी अभी आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, एक टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, बहुत कुछ बोलना है। मैं लेकिन बीच में इंटरप्ट करना तो ये तो नहीं को गिराएगा। नहीं, आपके पास फिर आएंगे। आपने 2-3 पॉइंट्स रखा, आपने 2-3 पॉइंट्स रखा, ये सब किया, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आप तारीफों के पुल भाते आए हो, यहाँ पर क्या आप कैंपेन चला रहे हैं? सुनिए ना भाई, अरे सुनिए वकील साहब, सुनिए आप सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? ये तुमताम की भाषा, ये आपकी परवरिश को दिखाता है। राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता वकील साहब, तुम ताम की भाषा, ये पारिवारिक परवरिश आपकी होगी। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ। सुनिए वकील साहब, अरे सुनिए, एक मिनट मुझे देखिए, एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। मेरे शाहीन साहब और जिज्ञासु जी, बिल्कुल सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे डिबेट में तरीका यह होता है कि मैं जितना टाइम उनको दूंगा उतना ही टाइम आपको दूंगा, और आप अपना पूरा पक्ष रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो समय नहीं दूंगा कि आप अपना पक्ष नहीं रखिएगा। मैंने खुद सवाल उठाया है, आप इस बात को, मैंने उनको समय दिया। अब शाहीन साहब आपसे जवाब लूंगा, फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर संजय और प्रियदर्शी रंजन जी के पास, और फिर मैं सवाल लूंगा उनसे। आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। पंकज जी, मनोगत कहानी है, कहानी के सिवा कुछ नहीं है। जो कहानियां लेकर चल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही है सरकार इनको? क्यों इनको जनता जो है सरकार से बाहर रख रही है? ये कहानियों से देश नहीं चलता, देश प्रैक्टिकल चल रहा है। आज बिहार को किसी जगह मुकाम पे पहुंचाए हैं हम लोग, और देश जिस लिहाज से बिहार आगे बढ़ रहा है, ये कोई आरजेडी का ये नहीं है तमाशा, यहाँ पर कोई पार्टी कथा नहीं चल रही है, और हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि काम की बुनियाद पे पूरी जनता, बिहार की जनता देख रही है। आज का स्कूल, आज का एजुकेशन, आज का लॉ एंड ऑर्डर, क्या बता रहे हैं? ये कहानी हमें सुना रहे हैं यहाँ पे। एक दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, मेरा देखिए आपका विषय जो है वो सिंपल एक ये है कि क्या भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं ये कहता हूं, हमने अब्दुल कलाम आजाद, भारत के जिन्होंने काफी ऐसे लोग रहे जिनको भारत रत्न दिया, क्या ये भारत रत्न के लिए मजाक नहीं है? हाँ, अगर हम लोग ये सिस्टम रखें और जिनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हो, एफआईआर भी हो, जेल भी गए हो, मुलवस भी हो, कत्लेआम भी किया हो, चोरियां भी किया हो, डकैती भी किया हो, तो भारत रत्न का वैल्यू कहां रहता है फिर?
ये जिन कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हो, कहां से किधर की बात कर रहे हैं? कहां कर्पूरी ठाकुर जी और कहां हम लोग? लेकिन कम से कम जिस रास्ते पे गांधी जी चले, जिस रास्ते पे कर्पूरी ठाकुर जी चले, उस रास्ते पे चलने की कोशिश तो करें हम लोग। कोशिश करेंगे कामयाब होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू करेंगे, फिर कहानियां बताएंगे। क्या उससे देश, उससे हमारा स्टेट बिहार आगे बढ़ेगा? दिन रात काम करना पड़ता है मजदूरों की तरह, तब जाके लोगों के काम होते हैं। और जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। हमारे जो गुरु है, जो हमारे नीतीश जी है, वो जनता की सेवा को अपना धर्म समझते हैं। और तब जाके बिहार जो है पिछले 20 सालों से 15 सालों से एक तरक्की की राह में आने की उस कगार पे है। और अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े हीरो हो गए, अभी भी बहुत कुछ करना है। अगर हमने बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बहुत सारे काम करने होंगे। इतने काम करने होंगे, हम ये खुद समझते हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है। हम सब लोग अधूरे हैं, कोई ना कोई खामी रहती ही रहती है। लेकिन जो विषय आपका है, जो आपका थीम है प्रोग्राम की, वो हमारे तरह हम ये बता रहे हैं कि ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ये कोई बात नहीं बनती, और ये विषय बिल्कुल हम नहीं शाहीन नकारते साहब, हैं। आपकी पार्टी के तरफ से भी नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग की गई थी। आपके पार्टी के एक नेता ने मांग की थी। क्या आप उसको सही मानते हैं? ये आपको लगता है ये पार्टी की मांग है, नीतीश कुमार हकदार हैं? पंकज जी, नीतीश कुमार जी के पास अपना घर नहीं है। क्या आप ये जानते कि उनके पब्लिक जो वहां थी, उन्होंने चंदा जमा करके घर बनाया? क्या आपको इस बात का पता है? और देखिए, देश जो चला रहे, वो देश देखने वाले जो है, वो लोग जो बैठे हैं वहां पे सिस्टम में, वो तय करेंगे किसको भारत रत्न देना चाहे, किसको नहीं देना चाहिए। ये हम और आप थोड़ी तय करेंगे। लेकिन ठीक है, हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए, अगर डिजर्व करते हैं तो। अगर एफआईआर तो नहीं है, अगर जेल नहीं गए, अगर सोशली काम किया है, अगर सही मायने में बिहार के लोगों की खिदमत की है, हम तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर भी लगा हुआ है, जेल भी गया है, भारत रत्न भी दे दो। ये कोई बात बनती? चलिए मैं आ रहा हूं जिज्ञासु जी, आपको प्रॉपर समय दूंगा, हर बात का जवाब दीजिएगा। मतलब प्रियदर्शी रंजन जी, एक बात शाहीन साहब बहुत साफ तरीके से कह गए, साफ गोई से कह गए कि जिसको जेल हुआ हो, एफआईआर हो, ये भी कह रहे हैं कि नौकरी के बदले जिन्होंने जमीन ली हो, और ये भी कह रहे हैं जिसने परिवारवाद में भरोसा किया हो, और कहते कहते ये भी कह जा रहे हैं कि कहां जननायक और कहां लालू प्रसाद, दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। हम किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? तो क्या आप भी मानते हैं कि ये सारे आधार हैं जिस वजह से लालू प्रसाद जी के लिए भारत रत्न की मांग करना बेईमानी है? ये वर्तमान जो परिस्थिति है, केंद्र में जिनकी सरकार है, उस लिहाज से लालू यादव को अभी तो भारत रत्न मिलने से रहा। मांग उठा रहे हैं, मांग उठाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिल जाए, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये भारत रत्न की मांग की टाइमिंग, इस पर जो सवाल है, आज भारत रत्न की मांग क्यों उठाया जा रहा है लालू यादव को लेकर के? हालांकि आरजेडी खुल करके सामने नहीं आ रही है कि मुझे भारत रत्न दे दिया जाए। जैन जिज्ञासु जी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हमारी ओर से ये मांग नहीं है, लेकिन इस मांग को हवा तो दे रहे हैं, उनके समर्थक पोस्टर बैनर तो लगा रहे हैं। दरअसल ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी है। लालू यादव को जिंदा कर रखने की कवायद है, पूरी कवायद है कि किसी तरीके से लालू यादव को जिंदा रखा जाए। इसको इस संदर्भ से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से हाल के दिनों में जातीय जनगणना की मांग उठी है, उसमें लालू यादव को एक पुरोधा के तौर पर स्थापित किया जाए, नीतीश कुमार उसका माइलेज न ले जाए,
उसका काउंटर करने की कोशिश भी कमोबेश लालू यादव को भारत रत्न की मांग से की जा रही है। वो याद दिलाया जा रहा है कि लालू यादव ने किस तरीके से दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आवाज दी। लेकिन यह भूल जा रहे हैं आरजेडी के लोग कि यह सामाजिक न्याय की पूरी प्रक्रिया है जो 1947 से पहले भी चलता था और अब भी चल रहा है। 1947 से पहले और उसके बाद भी स्वामी सहजानंद सरस्वती इस देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने मुखरता के साथ, प्रबल पैरोकार थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही थी। उसी सामाजिक न्याय की लकीर को, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, उस लकीर को लंबा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सोशल जस्टिस, जो जिज्ञासु जी कह रहे थे कि लालू यादव ने ऐसा किया जो यूरोप में भी नहीं हुआ था, नहीं, लैंगिक विषमता में आज भी बिहार अव्वल है। कुपोषण के मामले में बिहार आज भी अव्वल है। इसमें दोनों, नीतीश कुमार की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो, दोनों को मिला करके देख लीजिए, दोनों ओर से भारत रत्न की मांग की जा रही है और सामाजिक न्याय के आधार पर ही मांग की जा रही है। तो उठा करके देख लीजिए महिलाओं की स्थिति क्या है बिहार में। बिहार में क्या स्थिति है बच्चों की? सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। चलिए, ठीक है, फाइन 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 फाइन, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई जो ये लोग कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि एक तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जो हैं वो भी बड़े नेता रहे, पिछड़ों के नेता रहे। मैं प्रियदर्शी रंजन जी से एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उनको याद कराए जाने की कोशिश की जा रही है, उनको मतलब प्रासंगिक रखने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो जहां तक समझ है, जितना मैंने कवर किया है, बिहार में तो वोट लालू के पक्ष में मिलता है या विरोध में मिलता है। अगर अपराध होता है तो एनडीए के लोग खुद कहते हैं भूल गए आप पहले क्या होता था, गलत ही कॉन्टेक्स्ट में कहते हो, लेकिन जंगल राज की याद जरूर दिलाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव वोट मांगने के भी टूल हैं और वोट छीनने के भी टूल हैं। तो लालू प्रसाद जब तक है प्रासंगिक हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह सच बात है कि पोस्ट लालू, जब से लालू मुख्यमंत्री बने हैं, हर चुनाव में लालू प्रसाद बिहार में प्रासंगिक रहे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर संजय कुमार, क्या एक तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना और दूसरी तरफ लालू प्रसाद को भारत रत्न देना, क्या ये भारत रत्न जैसे सम्मान को डिग्रेड करने जैसा है? जैसा कि शाहीन साहब कह रहे थे कि कहां कर्पूरी ठाकुर और किसकी तुलना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का जो त्याग है, कर्पूरी ठाकुर जी का जो समर्पण है, और जिसको कहते हैं ना कि कबीर की चादर को, जिस चादर को उन्होंने ओढ़ा उस चादर को उसी तरह से रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी को गोपालगंज से रायसीना की यात्रा को केवल बस एक कालखंड में ला करके रख देंगे। शाहीन साहब की बात, आपकी बात, सबकी बात से मैं सहमत हूं। छोड़ दीजिए भारत रत्न, पद्मा अवार्ड के लिए भी 4-4 बार इंटेलिजेंस इनपुट लिया जाता है। इनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है भाई। जब ये चार्जशीटेड है, अभियुक्त हैं, तो खैर उस क्राइटेरिया में ये नहीं आते हैं। लेकिन वो संघर्ष के उपज लालू प्रसाद, आप इनको पसंद कीजिए, आप इनको डिसलाइक कीजिए, वो सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन लालू प्रसाद का वह कालखंड जिसमें उन्होंने वंचितों को आवाज दी, जिसमें उन्होंने एक सामाजिक न्याय की धारा को उन्होंने तेज किया, गति किया, मास लीडर के तौर पर। ठीक है, कर्पूरी जी का व्यक्तित्व और कर्पूरी जी के चरित्र से बिल्कुल नहीं तुलना की जा सकती है। मैंने ही कहा कि जब वो विदेश यात्रा पर थे, उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था, उन्होंने एक दोस्त का कोट उधार मांग करके ले गए थे। और नहीं, उनके घर पे प्रधानमंत्री गए थे, नेता गए थे, तो उनके दरवाजे में सिर उनका टक्कर मार दिया था। उनका दरवाजा इतना छोटा था। उनकी पत्नी बकरी चराती थी, एक डीएम गए थे, उन्होंने लिखा था। तो बहुत सारी ऐसी दास्तां है।
और जी, सच बिल्कुल, बात यह है, मैं रामजीवन बाबू का इंटरव्यू कर रहा था। रामजीवन बाबू उस पार्टी के प्रेसिडेंट होना चाहते थे, उनके सुपुत्र को टिकट देना चाहते थे। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर सुने तो उन्होंने कहा, और इन्होंने ऑन एयर रामजीवन सिंह ने मुझे बताया था कि कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि रामजीवन तुम इसलिए इसको टिकट दे रहे हो कि ये मेरा बेटा है, और अगर यही आधार है टिकट देने का तो फिर हम इंदिरा गांधी को क्यों गाली देते हैं, किस वंशवाद की बात करते हैं, किस परिवारवाद की बात करते हैं। तो ये वो एक अलग कालखंड था, और उनको जानने वाले किसी जाति बिरादरी समाज के नेता हों, वो इस बात को मानते हैं कि वो गुदड़ी के लाल वाकई थे। वो अपने पोजीशन का, पद का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, और उन पे कोई आरोप नहीं लगा, ईमानदारी पे कहीं कोई शक नहीं। पर सवाल हाँ यह जी, है कि मैं अपनी बात को पूरा जी। कर लूं, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, तो कर्पूरी ठाकुर की समग्रता, कर्पूरी ठाकुर का चरित्र, कर्पूरी ठाकुर का जीवन काल, चाहे वो सत्ता में रहे, सत्ता में बाहर रहे, एक अलग विषय है। लेकिन चपरासी क्वार्टर से निकल करके कोई व्यक्ति सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, यह भी एक संघर्ष की दास्तान है। ठीक है, उनके काले अध्याय की भी हम लोग चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे उस घोटाले की, डेवलपमेंट पर कभी हम अलग बात कर लेंगे। हमारे पास भी आंकड़े और डेटा होते हैं कि 1995 में प्रति व्यक्ति आय में बिहार और उड़ीसा दोनों बराबर था, लेकिन वही उड़ीसा 2005 में 31% प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल गया, बिहार पिछड़ गया था। वो एक अलग विषय है, कभी हम लोग अलग से डेटा पर, स्टैटिस्टिक्स पर बात कर लेंगे। लेकिन जो लालू प्रसाद जी का जो संघर्ष का कालखंड रहा है, और मास लीडर के तौर पर आप उनको नकार दीजिए, आप उन्हें पसंद न कीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जो मास अपील मैंने जो लालू प्रसाद जी का देखा है, जो भीड़ हमने देखी है, स्वतः स्फूर्त भीड़, बिल्कुल ठीक लालू को सुनने की, इस सच्चाई को भी स्वीकार करनी हो। ठीक है, ठीक है। मैं जिज्ञासु जी, आरजेडी प्रवक्ता, आपसे पूछना चाहूंगा, लालू प्रसाद के जीवन काल को, उनके कालखंड को कई भागों में बांट करके देखा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने आवाज दी, वंचितों की आवाज बने, वो सारी बातें सही है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो बहुत काला है, और वो इनको रोकता है भारत रत्न पाने के हकदार से। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सजा याफ्ता होना, उनके खिलाफ एफआईआर होना, वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देना, राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो उनको एक तरीके से कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक बनने से रोकता है? क्या कहते हैं? देखिए, कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार जी को लोग इस रूप में भी याद करेंगे कि श्री बाबू से भी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा दिन तक। लेकिन इतिहास इस आधार पर मूल्यांकन नहीं करता कि कौन कितने दिन तक किस पद पर रहा। उसका एक सबसे बड़ा आधार होता है कि उसने फैसले क्या लिए, और जब बड़े और साहसिक फैसलों की बात होगी तो लालू प्रसाद जी इतिहास में पूरी एक तरह से कहें निष्पक्षता के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ मूल्यांकित होंगे, और कुछ लोगों को फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मंडल कमीशन की अहम सिफारिश को चाहे लागू कराना हो, इस देश को जलाने के लिए कमंडल रथ लेकर चले लालकृष्ण आडवाणी की को गिरफ्तार करके संवैधानिक मर्यादा की रक्षा करने का मामला हो, सांप्रदायिकता का बिहार में समूल सफाया करने की बात हो, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियतों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना हो, चाहे उपेक्षित समाज के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर रोज 1 रुपया देने की बात हो, ये सारे बड़े फैसले उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लिए। और मेरा यह मानना है और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है कि लालू प्रसाद जी 1995 के बाद मुख्यमंत्री ना भी हुए होते, कोई चुनाव ना भी लड़ा होता, तो इतिहास में अपने लिए उन्होंने जगह सुरक्षित कर ली थी। और ये कोई धारणा के आधार पर, प्रवचन, कीर्तन, भजन के आधार पर मैं नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वक्त केरल का, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा पर बजट जितना था, उससे ज्यादा बिहार का बजट लालू प्रसाद ने किया। कोई ये कह सकता है केरल छोटा राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा सूबा था। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी जानता हूं कि जिस लालकृष्ण आडवाणी पर केस, जिस अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है कि असम में बड़े पैमाने पर नेली मैसेकर हुआ उनके भड़काऊ भाषण के चलते,
आडवाणी तो बदनाम हो गए, लेकिन बाबरी विध्वंस के लिए भी उकसाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये दोनों लोग भारत रत्न हो सकते हैं, तो लालू प्रसाद जी के भारत रत्न होने में कोई परेशानी की बात हो और ये कहा जाए कि फलां के सामने तो क्या। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि हर एक कालखंड के अपने अपने मूल्य थे और वो मूल्य चले, इसको लेकर हम हामी हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी के तो स्याह पक्ष को इतना मैग्निफिकेशन के साथ दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि ये उनके साथ एक तरह से ज्यादती थी। आप तो जान रहे हैं कि आज की तारीख में भी रामनाथ कोविंद जी ने भी इस बात को लेकर एक असहजता व्यक्त की जब वो किसी मंदिर में जा रहे थे। उस जमाने में कहते थे कि दिल्ली में बोमई, पटना में रमई, रमई राम को शंकराचार्य घोषित कर देना और रमई राम को बनाना हो चाहे डोम समाज से आने वाले भोलाराम तूफानी को बनाना हो, ये अंबेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का ही एक तरह से प्रसार था। और पूरा मुगल के जमाने से लेकर आप पीरपैंती तरफ चले जाइए, भागलपुर साइड में, वहां पर जिस तरह का एक वर्चस्व था और जो सही में मछली का पालन करते हैं उन पर जो जलकर का एक अलग से बोझ था, उस सबको हटाया, ताड़ी चुआने वालों के लिए कर मुक्त किया। ये सारे फैसले समाज के निचली पंक्ति के लोगों के लिए थे, जो गांधी का आखिरी इंसान है, जो अनटू द लास्ट है। ये अगर बड़ा परिवर्तन नहीं था तो और जिज्ञासु जी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो सारी बात कह रहे हैं, लेकिन 200% पलायन भी लालू प्रसाद जी का ही सच है। व्यापारियों का पलायन भी लालू प्रसाद जी के ही शासन का सच है। नरसंहारों का दौर लालू प्रसाद जी के ही शासन का सच है। आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार 2-2 महीने तक, 2-2 साल तक उन्हीं के शासन का सच है। परिवारवाद, वंशवाद उन्हीं के शासन का सच है। क्या इन सारी सचों को आप झूठला देंगे? तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जहां लोग पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चलन 90 के दशक से ही बहुत ज्यादा बढ़ा, नहीं तो लोग पटना भागलपुर में पढ़ करके खुश रहते थे। ये भी एक अध्याय है जो लालू प्रसाद जी को के चेहरे पर कहीं ना कहीं कालिक पोतता है। इसको आप इनकार और इग्नोर नहीं कर सकते। पंकज जी, आखिरी बात, मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपका जी। पहले जो परीक्षाएं होती थी वो जिला में भी उसका सेंटर होता था, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा हो और उसके तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले शिक्षकों की बहाली हो, पहली बार लालू प्रसाद जी ने सुनिश्चित किया इसको। उर्दू को बीपीएससी की माध्यम भाषा बनाया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया। आप भी जान रहे हैं कि भागलपुर में कितना बड़ा दंगा हुआ था, और लालू प्रसाद के शासन सत्ता संभालने के बाद इस तरह का कोई बड़ा दंगा आपको देखने को नहीं मिला। और अगर दंगा भड़का तो मुख्यमंत्री ने कैंप किया। भारत तो इसी तरह से बनेगा। दूसरा, क्या आप नहीं जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मासूम बच्चियों के साथ क्या हुआ? आप नहीं जानते हैं कि IAVS समंजन घोटाला कितने बड़े पैमाने पर हुआ? आप नहीं जानते हैं कि नीतीश जी के पहले कार्यकाल में ही आबकारी घोटाला हुआ और उनके मंत्री जमशेद अशरफ ने नोट लिखा कि इसकी जांच कराई जाए, उनको बर्खास्त कर दिया गया, वो मंत्री पद पर नहीं रहे। तो नीतीश कुमार ने एक बड़े सेक्शन मीडिया को इस तरह से मैनेज किया कि कोई इस तरह की घटना उस तरह से लगातार महीनों तक छपते ही नहीं रहे। और लालू प्रसाद चूंकि स्टेटस को तोड़ रहे थे, तो यही मीडिया जो कह रहे थे आपकी बात का जवाब शाहीन साहब देंगे, आपकी बात का जवाब। लेकिन मैं एक बात बोल दूं, भागलपुर रॉयट्स का जो जिम्मेदार था उसको सजा नीतीश राज में ही मिला, स्पीडी ट्रायल करा के ही मिला। पियोगे तो मरोगे। अरे बाबा, प्रॉब्लम इस जानत जी के क्या प्रॉब्लम है, ये कम से कम गूगल करके तो आते हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है इनकी, गूगल तो करते कम से कम। अरे पढ़ तो लो, बोल क्या रहे हो आप? टीवी पे आकर कुछ भी बोले जा रहे हो, कोई रोकथाम नहीं। कहीं वकीलों से तो मुझे नहीं शिक्षा चाहिए। अरे किसी क्या वकील से हमको नहीं शिक्षा चाहिए। पता नहीं आप, अरे झूठ सही। सुनिए, अकबर इलाहाबादी ने कहा, पैदा हुए वकील तो इबलिस ने ये कहा, लो आज हम भी साहबे औलाद हो गए। अरे आप क्या बोलोगे? अरे झूठ सही की खेती करना, गुफा को डिफेंड करना, नीतीश कुमार को अपना गुरु बताना, तो चेला की भाषा तो ऐसे ही होगी। आप हमको पढ़ने के लिए बोल रहे हो? हाँ, आप हमको सिखाएंगे? कितने नेता आपके जेल में? चलिए
अरे कितने भाई नेता जेल आपके जेल जेल तो गए? बड़े बड़े लोग गए, जेल कितने डॉक्टर लोहिया नेता गए गए, आप? जेल आपके मधु लिमर कितने नेता गए, जेल में गए? जेल जयप्रकाश गए। अरे जेल जाना, जेल कौन लोग कितने? जेल देखता लेकिन है, जयप्रकाश कौन लोग चौरिया जांच नहीं एजेंसियों किया। का दुरुपयोग करता है? जेल, जयप्रकाश अरे नीतीश चौरिया कुमार नहीं खुद किया। जेल में जाते, वो अरे वो डाका तो नहीं एनडीए मारा, में शरणागत हो वो जाते हैं, पैसा नहीं वो लूटा, दंगाइयों के वो साथ चले जनता जाते के हैं, तो कहां लोग, से जेल जनता का जाएंगे? पैसा नहीं लूटा। रीढ़ है, अरे आपके नेता के पास रीढ़ है पहले, अरे सुनो मेरी बात, रीढ़ सुनो विहीन, भाई, रीढ़ विहीन तुम पार्टी, बच्चे हो रीढ़ भी, विहीन सुनो आदमी सुनो के सुनो प्रवक्ता। सुनो सुनो। अरे ये जो यही डाका आप आपका लोगों ने तौर डाला, ये तरीका जो चोरिया कि आप इन लोगों ने नीतीश की, कुमार से बीमारी किस किस आपने चीज ग्रहण के कर ऊपर लिया पर्दा है। करोगे? वो लीडर आप किस अपोजिशन किस को भी चीज ऐसे के ही ऊपर तुम पर्दा ताम कहते करोगे? हैं। तुम्हारी हम क्या पर्दा फ्रस्ट्रेशन, करेंगे? तुम्हारा बेपर्दे डिप्रेशन, लोगों को मैं क्या, तुम्हारी बेपर्दे परेशानियां, लोगों को मैं कितना ये जो बेपर्दा तुम लोग करूं? बना रहे हो, ये जो कहानियां अरे तुम लोग बना नंगे रहे हो, क्या लोगों को पब्लिक मानने और के लिए कितना तैयार है हम क्या? वस्त्र पहनाए? नहीं, कौन मानेगा? आपको नहीं मालूम जेल है कौन गया? आप लोग गए कि मुजफ्फरपुर हम में गए? मासूम बच्चियों को किन किन नेताओं के चोरियां पास भेजा किसने जाता था की? वकील साहब? अरे बिहार अरे को किसने चोर, लूटा? ये तो अरे बताओ। चोर और डकैत, इनके नहीं, तमाम बिहार को किसने पदाधिकारियों लूटा? पर जांच की नीतीश कुमार ने लूटा। बिहार अच्छा को, अच्छा, और जेल भी, बिहार और को जेल गर्त लालू में प्रसाद पहुंचाया, गया। अरे इसलिए कि लालू बाप रे। प्रसाद ने और कभी समझौता नहीं किया, और इसलिए लालू कि लालू प्रसाद नहीं प्रसाद नहीं ने नहीं, फिरका तो परस्त लालू ताकतों प्रसाद का को जो मुकम्मल है, इलाज किया। लालू, अरे आपके जैसे सुन लो भाई, बेगैरत लोग वहां चले जाते हैं भाजपा की शरण में, आप क्या बोलोगे? ठीक, आपसे हमको कौन सा ठीक, पाठ पढ़ना है भाई? ठीक। नीतीश कुमार कब मुझे से तेरे समाजवादी हो जैसे गए? बदतमीज के इंसान के साथ देखिए, अरे कोई आपके डिबेट जैसे नहीं करना है। पर्सनल मत तू होइए, पहले तालीम प्लीज करके का आओ, कोई मतलब प्लीज नहीं है। प्लीज प्लीज आपके जैसे प्लीज तहजीब को गंदा सुनिए सुनिए में सुनिए, डुबो देने पर्सनल वाले मत शासन होइए, को बदनाम पर्सनल करनी है। मत होइए, पर्सनल मत होइए, मैं ये बात कह रहा हूँ। पंकज जी, हाँ। इनको इतनी मर्यादा नहीं है कि नहीं, डिबेट में नहीं बराबरी के भाव से नहीं नहीं, बात की चलिए जाती है। कोई बात नहीं, आप म्यूट मर्यादित कर रह देते जाइए, नहीं छोड़िए रखेंगे, इस बात को, तो इस हमको बात को हटाते, इस बात को हटाते। इस अपने अपने नेता को महान बताना एक अलग बात है। मैं वही कह रहा हूं कि लालू जी के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, तो विपक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह उठता है डॉक्टर संजय, बड़ा सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग हुई, लालू प्रसाद को भी भारत रत्न देने की बात हुई, और ये भले ही जिज्ञासु जी कह रहे हो कि भारत रत्न पार्टी ने नहीं मांगा है, उनके समर्थक लोग मांग रहे हैं, लेकिन भारत रत्न जिन जिन ओहदेदारों, बड़े लोगों को दिया गया है, उसका एक क्राइटेरिया और बहुत सारा क्राइटेरिया। मुझे लगता है आगे भविष्य में क्या होगा ये तो कहने वाली बात होगी, लेकिन जब भारत रत्न देने को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को परखा जाएगा, तो उसमें आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे भी बड़े भयानक होंगे कि सजा याफ्ता थे, उन पे करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप था। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे भी काउंट होंगे? क्योंकि ठीक है, बिहार में बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, लेकिन आप बाहर बात करिए तो ये एक होता है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो भ्रष्टाचार, वंशवाद बीजेपी की नज़रों में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और खुद जेडीयू भी इस बात को लेकर के आरजेडी को घेरती है। नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं कह रहा हूं कि भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। कोई छोटा भी पुरस्कार अगर मिलेगा तो कोई सजायाफ्ता व्यक्ति को अगर इस देश में कभी किसी को मिला है तो बता दीजिए, कोई रिकॉर्ड में अगर ऐसी चीज है तो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि समर्थकों को अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। आप उनके उजले अध्याय की चर्चा कीजिए, उनके काले अध्याय की चर्चा कीजिए, चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, और तार्किक बातें होनी चाहिए। अगर कुतर्क करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नहीं, तो क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि लालू प्रसाद अभी भी बिहार के पॉलिटिक्स के फोकल पॉइंट है? पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, पक्ष में घूमे या विपक्ष में घूमे, लेकिन जब से लालू पॉलिटिक्स में आए हैं, खासतौर पर सीएम बने हैं, पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार में घूमती। इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है कि लालू प्रसाद चाहे वो सत्ता के धुरी में रहें या विपक्ष की धुरी में रहें, लालू प्रसाद एक धुरी है। कांग्रेस लालू प्रसाद जी के साथ खड़ी है, लेफ्ट लालू प्रसाद जी के साथ खड़ी है, और कितना दिन पहले नीतीश कुमार जी भी वहीं खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी एक धुरी नहीं है बिहार की राजनीति में। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? इस पर बात हम लोग करें,
लेकिन ये जो भारत रत्न की बात, तुलनात्मक अध्ययन उनको मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिल सकता है? समर्थकों को पूरा अधिकार है कि अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का। और रह गई बात कौन किस कारण से जेल गए, कौन किस कारण से जेल जाने से बच गए, ये बातें जो हैं कम से कम राजनीतिक सूचिता का परिचय तो नहीं देता। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि बस इस वजह से वो जेल चले गए और इस वजह से ये जेल से बच गए। विषय क्या है? विषय है कि अगर नीतीश कुमार जी के समर्थक कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए, तो अगर लालू प्रसाद जी के भी समर्थक कह रहे हैं कि इनको भी भारत रत्न मिलनी चाहिए, समर्थकों को उनकी भावना को आप नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं किसी को मना कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है, मैं एक लाइन में कह दिया जो आपके सवाल है कि चूंकि ये सजा याफ्ता हैं, इसलिए भारत रत्न नहीं, कोई भी पुरस्कार प्रेसिडेंट न देते हैं पुरस्कार, तो उसका बजाते क्राइटेरिया है, वो सरकार, राज्य सरकार से मांगा जाता है। इनके खिलाफ कोई केस है, कोई मुकदमा है, ये तो सजा याफ्ता है। इसलिए वो क्राइटेरिया क्या हम आप समझ रहे हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो भावनात्मक तौर पर इनको अपना भगवान मानते हैं, क्या उनको नहीं पता है इस बात का? उनको भी पता है। लेकिन समर्थकों को, इनके जो लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, उनको अधिकार है, उनके अधिकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप वंचित किसी को नहीं न कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र है। चलिए, और रह गई ठीक, हाँ। बिलो द बेल्ट, मैं कह रहा हूं एक चीज, बिलो द बेल्ट किसी के ऊपर भी, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति का तकाजा मैं लगातार देख रहा हूं। उस तकाजे में कौन पार्टी कब किसके साथ खड़ी हो जाएगी, किनको अच्छा बताने लगेगी, किनको खराब बताने लगेगी, इसलिए ये क्षरण का कोई जगह अब नहीं रह गया है कि ये अच्छे हैं और ये खराब है। नहीं, अभी तो हाल के दिनों में ही मीसा जी बोली हैं कि फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश जी, अगर फिर से आरजेडी के साथ गए तो जिज्ञासु जी उनको डिफेंड करते नजर आएंगे। यहाँ जिज्ञासु जी कहेंगे कि इनसे बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, तो वो तो भाई कह रहे हैं ना कि हमको भाई डिफेंस में और ऑफेंस दोनों तरफ वकालत करनी है। हमारे साथ हम लोग बताएंगे, देखिए हमारे विरोध करेंगे तो उनकी और जिज्ञासु जी बहुत शानदार हिंदी बोलेंगे, उन्हें बहुत ही अनुभवी नेता बताएंगे, पाक साफ, दामन साफ, और फिर तब उन्हें शराबबंदी भी ठीक नजर आएगा और ये फिर बालिका गृह कांड भी भूल जाएंगे। हाँ जरूर, बोलिए बोलिए। ऐसा आप दो बार कर चुके हैं, ऐसा आप दो बार कर चुके हैं। पंकज जी, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी का सम्मान आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनकी पार्टी के लोग जब वो हमारे साथ आते हैं तो लालू प्रसाद जी बेदाग हो जाते हैं, जब हमसे वो दूर जाते हैं नीतीश कुमार तो इनके पास तमाम कथा पुराण और जाने कहां कहां का ढेर उठा ले जाते हैं। तो ये उस समय जब इधर आते हैं तो अपने नेता को क्यों नहीं बताते हैं भाई कि देखिए ऐसा ऐसा है, आप मत जाइए वहां। वो तो हमेशा पाला तो वही बदलते हैं और कहते हैं मन नहीं लग रहा था इस आंगन में तो उस आंगन में कूद के चले गए। हम लोग बहानेबाज लोग नहीं हैं, हम संकल्पित हैं कि भाजपा के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं और मरते दम तक हम और हमारे नेता वहीं रहेंगे। ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड नीतीश कुमार जी का बदलता है, उनके सम्मान में कभी कोई कमी हमने नहीं की। लालू प्रसाद जी के लिए जरूर विशेषण और क्रिया विशेषण पता नहीं किस किस शब्दकोश से खोज के ये लोग लेते आते रहते हैं। हमारा हमेशा से अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान है और यही हमारी समाजवादी परवरिश का भी एक बड़ा हिस्सा है। प्रियदर्शी रंजन जी, आप देखिएगा कि इधर से आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ कम अटैक करती है, इसमें कोई पॉलिटिक्स आप देखते हैं बहुत ज्यादा हमलावर नहीं है, बहुत ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं देखती। उम्मीदें हैं नीतीश कुमार से, अभी भी इन लोगों को उम्मीदें हैं। मीसा भारती जी का जो बयान है, नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं कई बार वो संभावना तराश चुके हैं और आज भी नीतीश कुमार अगर आपके पास आना चाहें तो आप स्वागत के लिए तो खड़े हो ही जाएंगे, तैयार भी रहते हैं और कोशिश भी यही चल रही है। किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को पोक किया जाता है कि आप इधर आइए, आपका वहां मन नहीं लग रहा है, आपकी विचारधारा के वहां लोग नहीं है, बताया जाता है। चलिए, बहरहाल आज का डिबेट इंटरेस्टिंग रहा। सवाल यह है कि लालू यादव क्या वाकई हकदार हैं और हकदार हैं भारत रत्न के
तो मैं डॉक्टर संजय की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि हर नेता के प्रशंसकों के पास अधिकार है कि वो अपने नेता के लिए कुछ भी मांग करे, और इसलिए चूंकि लालू यादव जी बाइज्जत बड़ी होंगे, लालू जी बाइज्जत बड़ी होंगे और एक दिन उनको भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं। तो जैन जिज्ञासु जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार और जीएम शाहीन, आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।